This is Pot Spread. एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है कि दुनिया भर में इतनी गहरी और लगातार असमानता क्यों है? क्यों कुछ देश इतने अमीर हैं जबकि दूसरे आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं? इन सवालों का जवाब हमें मेन स्ट्रीम थ्योरीज में नहीं मिलता। इसके लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा और डेवलपमेंट को एक क्रिटिकल नजरिए से देखना होगा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मास्टर क्लास में हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे विकास पर मार्क्सवादी नजरिए से। फिर देखेंगे कि ये नजरिया मॉडर्नाइजेशन थियरी की आलोचना कैसे करता है। उसके बाद हम न्यू मार्क्सिस्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे और फिर मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म की तुलना करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये आइडियाज आज की दुनिया में कितने रेलेवेंट हैं और अंत में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी कार्ल मार्क्स के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से। देखिए, अगर आपको डेवलपमेंट पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव समझना है तो इन आइडियाज को समझना बहुत जरूरी है। मार्क्स का कहना था कि डेवलपमेंट कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि ये तो संघर्षों से होकर गुजरता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक। जैसे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में जो बदलाव आया, वो भी एक संघर्ष का ही नतीजा था। असल में किसी भी समाज की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी उसकी नींव ही तय करती है कि उसके ऊपर की इमारत, मतलब उसके सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे। अब ये जो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, यही क्लास स्ट्रगल की जड़ है। सोचिए, एक मजदूर जो मेहनत कर रहा है, उसे उसकी मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिल रही और सारा का सारा प्रॉफिट मालिक की जेब में जा रहा है। तो क्या होगा? जाहिर है यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, मालिक वर्ग यानी बुर्जुआजी और मजदूर वर्ग यानी प्रोलिटेरिएट के बीच। और यही तो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मार्क्स के लिए असली डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए असली डेवलपमेंट है इस एलियनेशन, इस अलगाव को खत्म करना। अगर विकास इंसान को उसकी मेहनत से ही दूर कर दे, उसे अमानवीय बना दे, तो वो कैसा विकास? विकास का असली मतलब है इंसान की अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना। अच्छा, अब आते हैं उस थियरी पर जिसे मार्क्सवाद सीधे सीधे चैलेंज करता है। ये है मॉडर्नाइजेशन थियरी। देखिए, वर्ल्ड वॉर II के बाद यह आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ कि दुनिया के सारे देश डेवलपमेंट के लिए बस एक ही रास्ता अपनाएंगे, और वो रास्ता है पश्चिम का रास्ता। वॉल्ट रोस्टर ने तो बाकायदा इसके 5 स्टेजेस बता दिए। एक बहुत ही लिनियर, मतलब सीधा साधा और ऑप्टिमिस्टिक मॉडल था ये, कि बस इन स्टेजेस को फॉलो करते जाओ और आप मॉडर्न बन जाओगे। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर क्या असलियत में दुनिया इतनी सिंपल है? और यहीं पे मार्क्सिस्ट एक पूरी पिक्चर बदल देता है। वो कहते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी तो हिस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। ये इस बात पे पर्दा डालती है कि वेस्ट की प्रॉस्पेरिटी असल में ग्लोबल साउथ के शोषण की नींव पर खड़ी हुई है। तो ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल टूल है, साम्राज्यवाद को जस्टिफाई करने का एक तरीका। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ तो नए नए आज़ाद हुए देश डेवलप क्यों नहीं कर पाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में नियो मार्क्सिज्म का जन्म हुआ। इन थिंकर्स ने क्लासिकल मार्क्सिज्म के एनालिसिस को एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने फोकस को एक देश के अंदर के क्लास स्ट्रगल से हटाकर पूरे इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम पे लगा दिया। यहां एंड्रे गंडा फ्रैंक एक बहुत ही पावरफुल आइडिया लेकर आए, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब अविकसितता का विकास। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब यह है कि गरीब देश ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनकर अमीर नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा गरीब और डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे लैटिन अमेरिका के देश सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते रहे और इस चक्कर में उनकी अपनी इंडस्ट्री का भी डेवलप ही नहीं हो पाई। वॉलरस्टीन ने इस ग्लोबल सिस्टम को और भी साफ साफ समझाया अपनी वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी में। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसमें एक हायरार्की है, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। और इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है अनइक्वल एक्सचेंज, मतलब वैल्यू हमेशा पेरिफेरी से कोर की तरफ बहती है। एक क्लासिक एग्जांपल लीजिए, अफ्रीकी देश कच्चा कोबाल्ट सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं और उससे बने महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा फायदा कोर देशों की कंपनियों को मिलता है। और भी थिंकर्स थे जिन्होंने इस एनालिसिस को और गहरा बनाया। जैसे एंटोनियो ग्राम्शी ने बताया कि ये कंट्रोल सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल भी है, विचारों के जरिए शासन होता है। लुइस एल्थसर ने समझाया कि कैसे हमारे स्कूल और मीडिया जैसी इंस्टीट्यूशंस हमें कैपिटलिज्म के हिसाब से सोचना सिखाते हैं। और समीर अमीन ने तो इसका एक रेडिकल सोल्यूशन भी दिया, डी लिंकिंग, यानी इस ग्लोबल सिस्टम से खुद को अलग कर लो। ठीक है,
तो अब एक बहुत ज़रूरी कंपैरिजन करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म में आखिर फ़र्क क्या है? ये कंपैरिजन आपको बताएगा कि ओरिजिनल थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई। चलिए इस टेबल को देखते हैं। पहला पॉइंट है एनालिसिस की यूनिट। क्लासिकल मार्क्सिज्म एक देश एक नेशन स्टेट को देखता है, जबकि नियो मार्क्सिज्म पूरी ग्लोबल सिस्टम को देखता है। फिर आता है फोकस। मार्क्स का प्राइमरी फोकस था क्लास स्ट्रगल पे, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलिटेरिएट। वहीं नियो मार्क्सिस्ट का फोकस है देशों के बीच के रिलेशंस पर, कोर वर्सेस पेरिफेरी। एनालिसिस के नेचर की बात करें तो मार्क्स का एनालिसिस ज़्यादातर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पर बेस्ड है, जबकि नियो मार्क्सिज्म में पॉलिटिक्स, कल्चर सब शामिल हैं। ये मल्टी डायमेंशनल है। चेंज कौन लाएगा? मार्क्स के लिए एजेंट ऑफ चेंज है प्रोलिटेरिएट यानी मजदूर वर्ग। नियो मार्क्सिस्ट्स के लिए स्टेट्स और सोशल मूवमेंट्स भी ये रोल निभा सकते हैं। और आखिर में सॉल्यूशन। मार्क्सिज्म का हल है प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन, जबकि नियो मार्क्सिज्म बात करता है डीलिंकिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। ये सब तो पुरानी बातें हो गई है ना। सवाल ये है कि क्या ये थ्योरीज आज 21वीं सदी में भी रेलेवेंट हैं? चलिए आज के कुछ ग्लोबल इश्यूज पर इन्हें अप्लाई करके देखते हैं और पता लगाते हैं। आज की ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखिए। ये अनइक्वल एक्सचेंज और सरप्लस वैल्यू का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। एक फ़ोन अमेरिका में डिज़ाइन होता है, चाइना में असेंबल होता है, उसके मिनरल्स अफ्रीका से आते हैं, लेकिन सारा मुनाफा कहाँ जाता है? कोर देशों की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के पास। और शोषण वो होता है पेरिफेरी में। यही तो न्यू एम्पीरियलिज्म है। अब सीधी सीधी हुकूमत की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमिक कंट्रोल ही काफ़ी है। यही लॉजिक आप एनवायरमेंटल क्राइसिस पर भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर पोल्यूशन हिस्टोरिकली कोर देशों ने किया, लेकिन क्लाइमेट चेंज की सबसे बुरी मार झेल रहे हैं पेरिफेरी के देश। और अब तो डिजिटल कैपिटलिज्म का दौर है। हमारा डेटा एक नया रॉ मटेरियल बन गया है। हम डेटा देते हैं और मुनाफा कमाती हैं सिलिकॉन वैली की टेक जायंट्स। ये डिपेंडेंसी और एक्सप्लॉयटेशन का एक बिल्कुल नया रूप है। तो अब हम अपने एनालिसिस के फाइनल स्टेज पर हैं। यहां हम एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन करेंगे जो एक डीप एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, इन थेरीज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इनइक्वालिटी के डीप स्ट्रक्चरल रीजंस को सामने लाती हैं, खासकर कॉलोनियलिज्म के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। पर हाँ, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कभी कभी ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करती हैं और लोकल फैक्टर्स जैसे करप्शन या एजेंसी को नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन इन कमियों के बावजूद ग्लोबल डेवलपमेंट को क्रिटिकली समझने के लिए इनका पर्सपेक्टिव आज भी इंडिस्पेंसिबल है। मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता। आंद्रे गुंडर फ्रैंक का ये कोट नियो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के सार को, उसके एसेंस को पकड़ता है। ये एक बहुत पावरफुल टेकअवे है कि अमीर देशों का विकास और गरीब देशों का अविकसित होना ये दो अलग अलग कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में क्या सच में कोई एक देश अकेले डेवलप कर सकता है, या फिर असली विकास के लिए हमें पूरे ग्लोबल सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।